गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें। तो आइए हम जो बकाया चैप्टर हमारा रहता है बड़े भाई साहब, उसका सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। आज मैं सेकंड पार्ट रीड करवाता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड पार्ट रीड करवा दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। सालाना इम्तिहान हुआ, एनुअल एग्जामिनेशन जिसको आप बोलते हो, वो परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट आया। भाई साहब तो फेल हो गए, यानी कि जो लेखक कह रहे हैं जो उनके बड़े भाई उनको बार बार डांटते थे ना, वो फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। और उसके बीच में केवल 2 साल का फर्क रह गया, यानी कि लेखक और उसके भाई के बीच में केवल 2 साल का ही अंतर रहा। मन में आया भाई साहब को आड़े हाथे लूं, यानी कि खरी खोटी सुनाऊं। आपकी वह घोर तपस्या आखिर कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और इस दर्जे में अव्वल भी हूँ। वो सोच रहा कि मैं मेरे भाई को ऐसा कहूँ, पर वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई था। उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार हिलस्पद जान पड़ा। हाँ, मुझे अपनेपन पर कुछ अभिमान हुआ। अभिमान का मतलब था गर्व, और आत्मसम्मान भी बढ़ा। पर भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। शरीक का मतलब होता है शामिल। दिल मजबूत था, यानी उन्होंने फिर मेरी फजीहत को की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा बड़ा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। अपनी जबान से यह हकेड़ी जताने की हिम्मत न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर न था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तेज थी। और एक दिन जब मैं सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के वक्त लौटा, इनके सारा दिन खेलता रहा और फिर भोजन के समय वापिस आया, तो भाई साहब ने जैसे तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस बरस पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हारे अंदर दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी तो क्या हैसियत है। इतिहास में रावण का हाल तो तुमने पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुम कौन सा उपदेश लिया, या ऐसे ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका मतलब समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर हम इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। सारे संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल आजाद हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उनकी गुलामी करते थे, आग तथा पानी के देवता भी उसके दास थे। पर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई ऐसे उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर घमंड न करे, इतराए नहीं। घमंड किया और दिन दुनिया से दोनों से गया। शैतान का हाल भी तुमने पढ़ा ही होगा। उसे यह घमंड हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त और कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहिर रूम ने भी एक बार अभिमान किया था, वह भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी सिर्फ एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, फिर तो तुम आगे बढ़ चुके। वह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। समझो अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक ही बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे खेल में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन जाता। सफल खिलाड़ी तो वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। तुम मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो तब दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, तब इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना होगा। बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के दौर में हुआ, क्या यह याद कर लेना तुम आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सारे नंबर गायब।
सफाचट। तब सिफर भी न मिलेगा। सिफर भी तुम हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग घूमने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम तक न जुड़ते। एक ही नाम के पीछे सोयम, दोयम, चाहरुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता। और जमाट्री तो बस खुदा ही बना। ए ब जय के स्थान पर ए जय बै लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से यह नहीं पूछता कि आखिर ए ब जय तथा ए जय बै में क्या अंतर है, और बेकार की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई अथवा भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? पर इन प्रशिक्षकों को क्या परवाह? वे तो वही देखते हैं जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं कि पढ़ने वाले अक्सर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन सब बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा? पढ़ने से फायदा, इस रेखा पर लंब गिरा दो, आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए, इससे अभिप्राय दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से। किंतु परीक्षा में पास होना है तो यह सब कुराफत याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखिए जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलकर कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि वक्त की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इसमें एक आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरे का उस पर प्रेम आने लगता है और उसके कारोबार में विकास होता है। लेकिन इस छोटी सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक लाइन में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो वक्त की किफायत नहीं वरन उसका दुरुपयोग ही है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो बस चटपट कह दे और अपनी राह पकड़े, पर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। पन्ने पूरे भी फुलस्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? बड़ा अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। कह दिया समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पेजों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पेज हुए, नहीं शायद 100-200 पेज लिखवाते। तेज भी दौड़िए तथा धीरे धीरे भी, है ना उल्टी बात? है ना उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, किंतु इन अध्यापकों को कितनी तमीज भी नहीं है। उस पर यह दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे तो लाला तो सारे के सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर तुम्हारे पांव नहीं पड़ते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ पर तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं अधिक अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गांठ बांधिए, नहीं पछताएगा। स्कूल का समय नजदीक था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। आज भोजन मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद मेरे प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो डरावना चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर मैं घर नहीं भागा, यह बड़ी ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी किताबों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई मौका हाथ से न जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने आप पर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर से लुप्त हो गया। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि उसके भाई ने उसको बहुत सारे उपदेश दिए, बड़ी कक्षाओं का ज्ञान करवाया, लेकिन लेखक की रुचि खेलों में थी। खेलने के साथ साथ पढ़ना भी चाहिए। आप सभी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। आप खुश रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।